असेंबली के अंदर जब तरमीम पेश की गई तब तक वो उन्होंने उस मामले पर उनको मौलाना फजलुर रहमान साहब ने भी बताया कि वो मान चुके हैं और असेंबली के अंदर ही मौजूद थे। वो अलग बात है, जब जजेस की सिलेक्शन की बात हुई तो वहाँ से उन्होंने बाइकआउट किया था। हाफिज साहब, आपकी तरफ आना चाहूँगा। आप बताइए, 34 जजेस के बनने के बाद में अदलिया की परफॉर्मेंस यकीनी तौर पर बेहतर होगी और हुकूमत का पूरा हक है कानून साजी करने का, कानून के दायरे में रहते हुए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका बहुत शुक्रिया। तीन चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान के जस्टिस सिस्टम के रिफॉर्म्स के अंदर, और जब भी बात की जाती है 1947 से लेके आज तक तो तीन चीज़ों पर ही जोर दिया जाता है। एक जोर ये दिया जाता है कि पाकिस्तान के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो है बढ़ानी चाहिए, वो चाहे आपकी सुप्रीम कोर्ट है, चाहे आपकी हाई कोर्ट्स हैं या आपकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। दूसरी इस तरह बात की जाती है कि जस्टिस सेक्टर्स के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए, यानी कि जितनी भी अलाइड एजेंसीज हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, पुलिस है, एंटी करप्शन है, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग जो बेहतर होनी चाहिए ताकि आपके मुल्क के अंदर प्रोसिक्यूशन बेहतर आए। और तीसरी जो इम्पोर्टेंट चीज आती है वो ये आती है कि आउटडेटेड लेजिस्लेशन जो है, जो अंग्रेज का एक कॉलोनियल सिस्टम है, उसको चेंज करके जो मॉडर्न आपकी रिक्वायरमेंट्स है उसके मुताबिक आप अपने प्रोसीजर्स को बनाएं ताकि सिस्टम जो है वो इंस्टेंटली डिलीवर करे। और जो आपकी रैंकिंग जो है वो दुनिया के अंदर और साउथ एशिया के अंदर सबसे लोएस्ट आई हुई है, यानी कि दुनिया में तो आपका 130 से ऊपर गए हुए हैं, लेकिन साउथ एशिया के अंदर हमसे कोई मुल्क ऐसा नहीं है कि जो जुडिशल रैंकिंग के अंदर आए। तो इसको बेहतरी का एक ही तरीका जो है वो गिनवाते हैं, और उसमें से एक जो है वो आपका जजेस की स्ट्रेंथ को इंक्रीज करना है। अब ये है कि अगर पाकिस्तान की पार्लियामेंट ने 97 के अंदर जजेस की स्ट्रेंथ जो थी वो 17 फिक्स की थी, और ये तकरीबन उन्होंने 25 साल के बाद किया था, जो आपके 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 176 के नीचे जो इख्तियार था। अब ये है कि और 25 साल के बाद अगर पार्लियामेंट ने 2024 के अंदर 17 से 34 कर ली है, 97 के अंदर आपकी पॉपुलेशन थी 131 मिलियन, और आधी से भी कम इससे पेंडेंसी थी, जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर 60,000 से ज्यादा है, और अब आपकी पॉपुलेशन हो गई है 250 मिलियन से भी ज्यादा। तो मेरा ये ख्याल ये है कि गवर्नमेंट का ये डिसीजन जो है वो इन अकॉर्डेंस विद आपकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके मुताबिक है, और हमेशा से पाकिस्तान बार एसोसिएशन या सुप्रीम कोर्ट बार हम सभी कहते रहे हैं। अब दूसरा उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है, जिस चीज को आगे लेके चलने वाली बात है वो ये है कि क्या पाकिस्तान के अंदर जो 26वीं आईनी तरमीम आई है वो पाकिस्तान के क्या फंडामेंटल्स जो है या आपका बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है या आपकी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है उसके अंदर एक्सेप्टेबिलिटी उसके अंदर क्या है। दो ही पॉइंट्स के ऊपर इसको चैलेंज किया जाता है, एक प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी के ऊपर, और दूसरा इसके चैलेंज किया जाता है कि जी एग्जीक्यूटिव को इख्तियार जजेस का नहीं देना चाहिए था। 1973 के ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कोई चीफ जस्टिस की प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी नहीं था, और ना ही इख्तियार जुडिशरी का था, बल्कि ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान का इख्तियार था कि वो जजेस को अपॉइंट करे। और पहली दफा 96 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने ये सारी चीजें जो है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर नहीं लिखा था लेकिन अपनी तरफ ली गई, और 2010 के अंदर 18वीं तरमीम में उसे एंडोर्स करवाई, और उसका रिजल्ट हमारे सामने ये आया कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट क्लियर कट डिवाइडेड के अंदर है। और पहली दफा ये हुआ है कि 26वीं आईनी तरमीम के बाद जो आपका चीफ जस्टिस आया है उसको पाकिस्तान के अंदर किसी ने क्रिटिसाइज नहीं किया, बल्कि उसे कहा है कि एक अच्छा आदमी है, लॉ के मुताबिक चलने वाला आदमी है, और हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। अब एक्सेप्टेबिलिटी जो है वो आपकी सुप्रीम कोर्ट ने भी 26वीं आईनी तरमीम की कर ली, पॉलिटिकल पार्टीज ने भी कर ली। जिस पीटीआई का जिक्र किया जा रहा है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के साथ उस प्रोसेस में भी थी। असेंबली के अंदर उन्होंने चीफ जस्टिस वाले मामले के अंदर भी अपनी नॉमिनेशन दी। लेकिन हाफिज साहब कता कलामी की माजरत चाहूंगा, एक बात तो है ना कि आप कह रहे हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो एक तरफ हो गई थी, लेकिन जुडिशरी के अंदर हम खुद तकसीम देख रहे हैं। दो सीनियर तरीन जजेस चिट्ठी लिखकर बाकायदा तौर पर खदशात का इजहार कर रहे हैं। एक वो इसलिए नहीं है कि आगे आपकी जुडिशरी जो थी वो डिवाइड होती थी चीफ जस्टिस लेड बाय, वो चाहे आपकी डिवाइडेड होती थी इफ्तिखार चौधरी, चाहे आपकी लेड बाय होती थी साकिब निसार साहब, या लेड बाय गुलजार साहब, या लेड बाय आपकी जस्टिस बदयाल साहब, या जस्टिस हासन खोसा साहब, और या जस्टिस। ये पहली दफा है कि आपकी जुडिशरी जो है वो डिवाइडेड लेड बाय जो है वो आपके चीफ जस्टिस नहीं है, और वो चीफ जस्टिस जो है वो दोनों साइड्स। अब दो जिनका आप नाम लेते हैं जजेस का, उनका बुनियादी तौर पे ये ग्रीवेंस 26वीं आईनी तरमीम का सिर्फ इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है कि जी हमें जज बनना चाहिए था चीफ जस्टिस प्रिंसिपल ऑफ सीनियोरिटी के ऊपर, हमें नहीं बनाया गया और इसको फुल कोर्ट के अंदर लेके जाया जाए। ऐसा तो स्टेटमेंट नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट तो नहीं आया सर सामने इनका।
आप कह रहे हैं सीनियर जजेस का अगर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार ज़रूर किया होगा ऑफ द रिकॉर्ड, लेकिन ऑन द रिकॉर्ड ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। नहीं, ये ना ऑन द रिकॉर्ड आया है ना कि जब 31 अक्टूबर की मीटिंग का जिक्र कल के लेटर के अंदर आया है और उन्होंने कहा है कि फुल कोर्ट की मीटिंग होनी चाहिए 26वीं आईनी तरमीम के ऊपर, तो किस लिए आएगी? दो इशू आएंगे ना, या आपके चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का इशू है या आपके एलिवेशन ऑफ जजेस का या अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस का इशू है। तीसरा तो इसमें है ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का किसी को कोई इशू नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच तो जो था वो आपकी पीटीआई ने एक आइडिया दिया, और हालांकि ये आइडिया मिसफिट है इस सारे प्रोसेस के अंदर कि आपको कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन जब आपकी पार्टीज जो हैं, जो ऑपोजिशन की हैं, वो ये कहें कि जी हम सपोर्ट तब करेंगे अगर हमारी बात माने, तो गवर्नमेंट ने मौलाना फजलुर रहमान साहब के कहने के ऊपर कंसीड किया, पीपल्स पार्टी ने कंसीड किया। अब कंसीड करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बना है, तो उसकी कॉम्पोजिशन का उन्हें पता नहीं था कि कौन सी कॉम्पोजिशन बनने जा रही है। उन्हें पता नहीं था कि चीफ जस्टिस की अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या है। उन्हें पता इस तरह नहीं था कि जजेस जो है वो एलिवेट किस तरह होंगे। उन्हें पता नहीं था प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का, सारी चीजों का पता था। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।